आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के उस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, काफ़ी मोस्ट है ये। ऐसा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। आ जाएगा ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके सिद्धांत, रचना और इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। बड़े नंबर्स में ये आते हैं। तो पहले हम इस ट्रांसफार्मर की पूरी डिटेल्स जानने के लिए पहले हम देखेंगे आखिर ये किस पे आधारित होता है, ये ट्रांसफार्मर किस प्रकार के करंट पे ये वर्क करता है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। थोड़ी थोड़ी इसके बारे में पहले जानने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला प्रश्न ये है कि आखिर हमारे पास इस ट्रांसफार्मर की आवश्यकता मेरे दैनिक जीवन में क्यों पड़ती है। दूसरा नंबर, इस ट्रांसफार्मर की कार्य करने के लिए हमें ऐसी बोल्ट चाहिए, हमें ऐसी बोल्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी जबकि ऑलरेडी पहले से ही हमारे पास डीसी बोल्ट अवेलेबल था। तो इसका आंसर आपको मिलेगा कि जो एसी बोल्ट और डीसी बोल्ट में जो डिफरेंट हमें मिलेगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। आप जानते होंगे जो डीसी बोल्ट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, वो हमेशा वन डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, सिर्फ एक ही दिशा में ही फ्लो होता है। समय के साथ उसके परिमाण यानी उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसके परिमाण में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। इसलिए वह काफी लंबे दूरी तक ट्रांसमिट करना हो डीसी करंट को और काफी लंबे दूरी तक भेजना हो तो रास्ते में ही समझ लो कि आधे रास्ते में जाते जाते ही वह खत्म हो जाएगा। उसका रीजन है क्योंकि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में बहने वाली जो धारा होती है ना, उस धारा की शक्ति में क्षय होता है, यानी उस धारा की पावर में ह्रास होता है। अब क्वेश्चन यह है कि किसी भी तार में जब विद्युत धारा का फ्लो होता है तो उसमें ऊर्जा का ह्रास किस फॉर्म में होता है, तो आंसर मिलेगा उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, वह उसमें ऊर्जा के फॉर्म में होता है। आप नहीं देखते हो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, उसके अंदर गर्माहट आएगा कहां से। अरे मेरी बात समझ में, यानी जब गर्म होगा तो उसमें से उष्मा निकलने लगेगा। आखिर उसमें से ऊर्जा आएगा कहां से, तो पता चलेगा जो उसमें करंट जिस शक्ति से जा रही है, जितनी शक्ति लेके जा रही है, उसी शक्ति में से कुछ उसकी शक्ति उष्मीय ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जा रही है, जिसके कारण तार क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो जो डीसी करंट होता है, इस डीसी करंट को अगर काफी दूरी तक भेजना हो तो ये डीसी करंट काफी दूरी तक नहीं जा सकता है, रास्ते में ही उसकी मैक्सिमम पावर उष्मा के रूप में परिवर्तित होकर खत्म हो जाएगी। आ रहा है मेरी बात समझ में। बट एसी करंट होता है जिसकी समय के साथ दिशा और परिमाण दोनों बदलती रहती है। दोबारा सुनो, जो डीसी करंट होता है उसकी समय के साथ परिमाण में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये ओनली वन डायरेक्शन होती है, उसमें सिर्फ एक ही दिशा में वो चलता है। लेकिन जो डीसी करंट होती है समय के साथ इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसका परिमाण बदलता रहता है, इसलिए ये काफी लंबी दूरी तक बिना ऊर्जा का ह्रास किए एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जा सकता है। अरे मेरी बात समझ में। अब प्रॉब्लम यह है, ठीक है, जब बिना ऊर्जा का ह्रास किए इसको एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से भेजा जा सकता है तो फिर ट्रांसफार्मर का इसमें कौन सा काम आएगा, तो आंसर मिलेगा एक जगह से दूसरे जगह तक हमें करंट भेजने के लिए हमारे पास कोई ऐसी मशीन बनी होनी चाहिए जो मशीन काफी अधिक पावर की एनर्जी, काफी अधिक वोल्टता की एनर्जी सप्लाई करे, काफी अधिक वोल्टता की करंट सप्लाई करे। अरे मेरी बात समझ में। और ऐसी मशीन हमारे पास बनी नहीं है। मान लो हमारे पास अगर 1000 वाट की शक्ति चाहिए तो मैं मान ले रहा हूं कि उस परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर अगर है, तो अगर 1000 वाट हमको शक्ति चाहिए तो उस मशीन के द्वारा 1000 वोल्ट की करंट उत्पन्न करना पड़ेगा, यानी जो करंट उस वायर में भेजा जाएगा उसकी वोल्टता होगी 1000 वोल्ट, तब जाके आपको 1000 वाट शक्ति मिलेगा। तो लेकिन यह है कि जब 1000 वाट वोल्ट की अगर करंट किसी वायर में फ्लो हो रही है तो उसमें ऊर्जा के ह्रास कितनी होगी, कितनी उसमें से उसकी शक्ति होगी जो हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो यहां दो फार्मूले से हम आपकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे ट्रांसफार्मर का। जैसे देखो, हमारे पास ट्रांसफार्मर की शक्ति ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है P = V × I। क्लियर। और अभी यहीं से सारी चीजें पूरी डिटेल्स में एकदम इसका बेहतरीन कंसेप्ट आएगा, क्यों ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ी ये सब जान जाओगे।
P इक्वल टू V इंटू वाई। और जो इसमें जब तार में जो शक्ति तार में फ्लो होती है, जितनी शक्ति की एनर्जी लेकर, जितनी पावर की एनर्जी लेकर करंट फ्लो होता है, उस पावर के फ्लो होने से जितने हीट के फॉर्म में एनर्जी बाहर जाती है, उस हीट का फार्मूला होता है ये H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये होता है। क्लियर? अब देखो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता को मैं क्लियर करूंगा। स्टार्टिंग में मैं ये बोल रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं, ये वाला हमारे पास एक ऐसी मशीन है जिस मशीन से हम वायर में 1000 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहे हैं, जबकि उसका वोल्टेज 1 वोल्ट हो। ये इसकी वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं और इसकी वैल्यू मैं 1000 ले लेता हूं, 1000। तो अब उसकी पावर कितने की होगी, यानी कितनी शक्ति के साथ वह लेके, कितनी पावर लेके दूसरी जगह तक जाएगा। तो देखो क्या होगा, 1000 का गुणा 1 में होगा तो 1000 वाट। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 1000 वाट यहां से 5 किलोमीटर दूरी तक भेजना हो, तो मेरे पास पहला ऑप्शन ये है कि उसका वोल्टेज हम कितना कर लें 1, और करंट की वैल्यू कर ले कितना 1000, तो कितना पावर वह लेके जाएगा 1000 वाट। ठीक, इतनी शक्ति की विद्युत एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। ठीक, यहां देखो जब ये 1000 वाट जब पावर जाएगा किसी वायर में, तो कितनी उसमें से पावर हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये समझो। सुने हो यहां, ये आई है, आई की वैल्यू मैं 1000 ले लिया हूं, 1000, इसका वर्ग इंटू आर। 1000 का वर्ग करोगे तो ये आपका मिलेगा, कैट हो 0, देख लो 6 0, इतना होगा 6 0 इंटू आर। एक बड़ी बड़ी क्वांटिटी हुई जो हीट में कन्वर्ट हुई। अब अंदाजा लगाओ पावर कितना जा रहा है बाबू, 1000 वाट। 1000 वाट में से उष्मा में कितना पावर बदल जा रहा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख आर हीट में, यानी उष्मा में, उस तार में उष्मा बन के बाहर निकल जा रहा है। तो पता चलेगा कि 1000 वाट को 5 किलोमीटर जाना है और इतनी ज्यादा इसमें से पावर कन्वर्ट होके उष्मा में चेंज हो जा रहा है। जैसे मान लो कोई बल्ब होता है, जब उसमें करंट आता है तो वह बल्ब जलता है तो उससे रोशनी निकलती है, लेकिन देखना है रोशनी के साथ साथ बल्ब को टच करके देखना गर्म हो गया होता है। तो ये बताओ उसकी कुछ पावर उष्मा में बदल रही है और उस उष्मा से हमको कोई फायदे नहीं है। तो ऐसे ही मान लो 1000 वाट शक्ति लेके वायर में करंट जा रही है और पता चला कि 10 लाख आर के बराबर उष्मा बन के निकल जा रही है। तो ये बताओ मुझे 5 किलोमीटर दूर हमें 1000 वाट शक्ति की जरूरत है, और इतना जब उष्मा में हमारे पास इतना उष्मा में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो क्या ये 1000 वाट 5 किलोमीटर दूरी पे जा पाएगा? पता चलेगा रास्ते में सब जितना ये एनर्जी लेके, जितने वाट शक्ति लेके जा रहा था, पता चलेगा रास्ते में ही पूरा का पूरा शक्ति इसका उष्मा में परिवर्तित होकर खत्म हो गया, वहां पे गया ही नहीं। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं, जो हमारे पास युक्ति है, उस युक्ति के द्वारा अगर मैं करंट की वैल्यू मैक्सिमम करके अगर भेज रहा हूं, करंट की वैल्यू ज्यादा करें और वोल्टेज की वैल्यू कम करेंगे तो उष्मा ज्यादा बनेगा, यानी इसकी बहुत सारा पावर उष्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब मुझे जितनी शक्ति एक जगह से दूसरे जगह तक भेजनी चाहिए नहीं जाएगा, रास्ते में ही सब हीट बन के खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ा? अब इसके लिए यह करना पड़ा कि अब इसका करंट न चेंज करके, आ रहा है मेरी बात समझ में, इसका करंट अब नहीं चेंज किया गया। अब क्या किया गया? करंट चेंज न करके कहा गया करंट की वैल्यू एक ही रहेगी, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दिया गया 1000। गौर करना, ये इसका इंट्रोडक्शन है। वोल्टेज की वैल्यू कितना कर दिया गया? 1000। तो अब देखो, अब शक्ति कितना बना? 1000 एकन्ने कितना बन गया? 1000 वाट। शक्ति हमको मिल गई 1000 वाट। और यहाँ उष्मा कितना बना? H इक्वल टू, अब I की वैल्यू लिया गया 1, तो 1 का वर्ग इंटू हो गया R। तो अब बोलो H बराबर 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का गुणा R में करेंगे तो सिर्फ क्या होगा? R ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ
कि जब करंट की वैल्यू 1 कर दिए तो हमारे पास पावर तो 1000 ही मिल रहा है, लेकिन उसमें जो हीट बन रहा है, उष्मा बन रहा है, सिर्फ जितना उसमें प्रतिरोध लगेगा सिर्फ उतना ही उष्मा बन रहा है, ज्यादा नहीं बन रहा है। यानी इस सिचुएशन में यहां उष्मा बहुत कम बन रहा है, बहुत कम। तो इसका मतलब अब मुझे अगर एक जगह से दूसरे जगह तक 1000 वाट शक्ति की करंट अगर भेजना हो तो बहुत कम उसकी मात्रा उष्मा में परिवर्तित हुए ही आसानी से चला जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो, अब प्रश्न ये उठता है कि 1000 वोल्टेज पैदा करने वाली कोई मशीन ही कहाँ भी है? हमारे वहां तो 440 वोल्ट आती है, 420 वोल्ट आती है, 400 वोल्ट आती है। तो प्रॉब्लम ये हुआ। अब देखो, तो इसके लिए तो मैं अगर यहां से कोई युक्ति हमारे पास नहीं बनी है, तो जब ये 1000 वाट इसको चाहिए और 1000 वाट की मेरे पास कोई मशीन नहीं है, तो कोई मशीन तो लगाना पड़ेगा ना कि जो 1000 वाट 1000 वोल्ट की हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करे। कोई ऐसा करंट हमको दे जिसकी वोल्टता 1000 वाट हो। तो इसके लिए हमें एक युक्ति बना। अब देखो, ठीक है, ये तो हमारे पास एक ऐसी युक्ति मिलेगी जो वोल्टता 1000 वाट कर देगी। पता चला हमारे घर में जो फैन लगे हैं उसको 40 वाट ही चाहिए, सॉरी 40 वोल्ट पे ही काम करेंगे। हमारे यहाँ जो चार्जर लगे हैं 20 वोल्ट पे ही काम करेंगे। हमारे यहाँ कुछ युक्तियाँ बनी है जो 220 वोल्ट पे काम करेंगी। तो उधर से लगातार 1000 वोल्ट आएगा और हमारे पास 220 वोल्ट की कैपेसिटी वाला है, पता चलेगा वो जल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसी चीज को ठीक करने के लिए कि हमारे घरों में जो युक्तियां लगी हैं वह कुछ कोई ज़्यादा वोल्ट पे काम करती हैं, कोई कम वोल्ट पे काम करती हैं। तो कोई ना कोई एक ऐसी युक्ति बनाई जाए जो युक्ति, जिस युक्ति को जितनी वोल्टता की जरूरत हो उतना ही वोल्टता प्रदान करे। तो ऐसी युक्ति के लिए हमारे पास एक नया युक्ति बन के आया और युक्ति का नाम क्या मिल गया? ट्रांसफार्मर। ये वाला वह है, ये वाला। यानी इसके द्वारा अब प्रॉब्लम ये है, अब कहेंगे आखिर ये किसके सिद्धांत पे काम करेगा? तो देख लो, जो ये ट्रांसफार्मर होता है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहां से मेन बातें स्टार्ट हो रही है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है? मान लो वोल्टता को बढ़ाया और कहीं कहीं 30 वोल्ट पे काम किया तो उसके द्वारा घटाया जाता है। इसका मतलब कि इसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो उस युक्ति का नाम क्या पड़ गया? ट्रांसफार्मर। तो कोई क्या ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन दो, तो क्या बोलोगे? ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन में लिखना होगा तो लिखोगे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित तो वह युक्ति। गौर करना, सारी चीजें याद करा देंगे। क्या बोलेंगे हम? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित तो वह युक्ति जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? क्या परिभाषा देंगे हम बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह युक्ति जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? अब देखो, ये तो इसका इंट्रोडक्शन देखो, यहां लिखा भी होगा। हाँ, ये वाला, ये ट्रांसफार्मर की क्रोड होंगी, इसमें अभी बात करेंगे। देखो लिखा है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह युक्ति जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाया या बढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे इसकी रचना की, कि इसकी रचना क्या क्या होती है। थोड़ा सा गौर करेंगे, रचना की बात करेंगे जरा। इसकी रचना में भी आपको पूरी चीजें याद कराएंगे। ओके, इसमें देख लो, पहला नंबर ये आपको जो ये क्रोड दिख रहा है, ये वाला जो भी ये क्रोड का मतलब होता है कोर का मतलब होता है इसके अंदर का बीचों बीच वाला जो भाग होता है ना, जो ई आकार के पत्ती का बना होता है, उसी का नाम होता है क्रोड।
ट्रांसफार्मर की पूरी डिटेल्स बताएंगे। फिलहाल ये बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न है तो उतना ही बात करेंगे जितना बोर्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसमें देख लो तो वही लिखे हैं, जो ये क्रोड होती है ये ई आकार की पत्ती की बनी होती है, और ई आकार की जो पत्ती होती है बिल्कुल वह नर्म लोहे की होती है। तो लिखे है यह नर्म लोहे की बनी एक क्रोड होती है। अब देखो इस क्रोड के दोनों तरफ, आ रहा है मेरी बात समझ में, इस क्रोड के दोनों तरफ ये दिख रहा है, एक तरफ देखो इस पे ये जो वायर आपको दिख रहा है, इस वायर पर विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ी होती है, और विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ा करके इस पे लपेट दी जाती है। तो एक तरफ तांबे के मोटे तार की कम फेरे लपेटे जाते हैं। सुन लो, विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़े, एक तरफ तांबे के मोटे तारों को ये देखो 2 3 4 फेरा लपेटा गया है, और दूसरे वाले पे देखो ये तांबे के पतले तारों के अधिक फेरे लपेटे गए होते हैं। तो वही लिखे हैं हम यहां कि एक पर विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़े तांबे के पृथक्कृत तारों की 2 कुंडलियां है लपेटी जाती हैं। 2 कुंडली होती हैं, जिनमें से एक में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं जिन्हें प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और दूसरे पर तांबे के पतले तारों के अधिक फेरे होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक कुंडली। और ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इतना ही इसकी रचना लिखनी है। तो रचना में आपको लिखना क्या एक्चुअल में लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, इसमें नर्म लोहे की बनी एक क्रोड, पटलित क्रोड होती है, पटलित लोहे की बनी पटलित क्रोड होती है। पटलित छूट गया है, लिख दे रहे हैं हम, पटलित क्रोड होती है। तो क्या बोलेंगे, इसमें नर्म लोहे की बनी एक पटलित क्रोड होती है। गौर करना जरा, मैं रचना आपको याद करा रहा हूं। क्या बोलेंगे, इसमें नर्म लोहे की बनी एक पटलित क्रोड होती है जिस पर विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़े तांबे की पृथक्कृत तारों की 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं। दोबारा सुन लो, बोलेंगे इसमें नर्म लोहे की बनी एक पटलित क्रोड होती है जिस पर विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़े तांबे की पृथक्कृत तारों की 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं। क्लियर, जिनमें से 2 कुंडलियां क्या की जाती है बाबू, लपेटी जाती हैं, जिनमें से एक कुंडली में, दोबारा सुनना, जिनमें से एक कुंडली में या जिनमें से एक में, तुम्हारी मर्जी, क्या बोलेंगे, जिनमें से एक में तांबे के मोटे तारों के कम फेरे होते हैं जिन्हें प्राथमिक कुंडली कहते हैं। दोबारा सुनो, इसमें नर्म लोहे की बनी एक पटलित क्रोड होती है जिस पर विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़े तांबे की पृथक्कृत तारों की 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं, जिनमें से एक में तांबे के मोटे तारों के कम फेरे होते हैं जिन्हें प्राथमिक कुंडली कहते हैं, तथा दूसरे में तांबे के पतले तारों के अधिक फेरे होते हैं जिन्हें द्वितीय कुंडली कहते हैं, और ये दोनों कुंडली एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। रचना इतना ही लिखना है, खत्म। याद हो गया होगा। एक बार लास्ट टाइम बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, इसमें नर्म लोहे की बनी एक पटलित क्रोड होती है जिस पर विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़े तांबे की 2 पृथक्कृत तारों की 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं, जिनमें से एक में तांबे के मोटे तारों के कम फेरे होते हैं जिन्हें प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और दूसरे में तांबे के पतले तारों के अधिक फेरे होते हैं जिन्हें द्वितीय कुंडली कहते हैं। क्लियर हो गया, और यह एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। क्लियर, अब देखेंगे हम इसकी कार्यविधि, यहीं पे हम देखेंगे अब इसकी कार्यविधि। इसमें कार्यविधि में देखेंगे, अब ये देख लीजिए, ये ट्रांसफार्मर की क्रोड है, और इस क्रोड में जो लिपटी हुई ये 2 कुंडलियां हैं, इनमें से रेड वाला, पहली वाले में तांबे के मोटे तार की कम फेरे हैं, तो जस्ट अभी इसका नाम पढ़े हो कि प्राथमिक कुंडली है, तो मैं लिखा हूं ट्रांसफार्मर की यह प्राथमिक कुंडली है। और जो ये दिखाया हूं ये है प्रत्यावर्ती वोल्टता, किस पर आरोपित हो रही है, तो इस प्राथमिक कुंडली पर। ठीक है, तो इतना बोलना होगा। तो क्या बोलेंगे, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर
प्रत्यावर्ती बोल्टता आरोपित होती है। बस इतना ही बोलना है। क्या बोलेंगे हम? कार्यविधि में बातें कर रहा हूं, हम जो भी बात कर रहे हैं अब वर्क मेथड की बात कर रहे हैं। रचना खत्म हो गया है, इसके पहले रचना था, अब यह है कार्यविधि। जिस बच्चे को रचना नहीं लिखना आएगा यहां पे है, लिख लग सकता है इसमें से कि इसमें नर्म लोहे की एक पटलित क्रोड होती है जिस पर विद्युत रोधी पदार्थ की पतली परत चढ़े तांबे की पृथक्कृत तारों की अलग अलग 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं, जिनमें से एक में तांबे के मोटे तारों के कम फेरे होते हैं जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और दूसरे में तांबे के पतले तारों के अधिक फेरे होते हैं जिन्हें द्वितीय कुंडली कहते हैं, और ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। रचना यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, लिख भी सकते हैं। हम क्रिया विधि पे आएंगे। मैं बोला हूं ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है और इस पर प्रत्यावर्ती बोल्टता आरोपित हो रही है। तो कार्यविधि में क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? बोलेंगे जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती बोल्टता आरोपित होती है। अब देखो, जब इस पर प्रत्यावर्ती बोल्टता आरोपित होती है तो इस क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। तो लिखेंगे, क्या बोलेंगे? जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती बोल्टता आरोपित होती है तो क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। अब ये चुंबकीय फ्लक्स कुछ बिगाड़ेगा नहीं। क्यों नहीं बिगाड़ पाता है? क्योंकि इस प्राथमिक कुंडली का जो प्रतिरोध होता है ना, वह नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है, इसलिए इस चुंबकीय फ्लक्स में कोई ह्रास नहीं होता है। तो अब जोड़ोगे कैसे परिभाषा? बोलेंगे जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती बोल्टता आरोपित होती है तो क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। अरे मेरी बात समझ में? परंतु प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य होने के कारण फ्लक्स में कोई ह्रास नहीं होता है। बस इतना ही लिखना है। क्या बोलेंगे? जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती बोल्टता आरोपित होती है तो क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, परंतु प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य होने के कारण फ्लक्स में कोई ह्रास नहीं होता है। यही काम इसके वर्क मेथड में यहां पे है, कार्यविधि में यहां लिखा गया है कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती बोल्टता आरोपित की जाती है तो क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, परंतु प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य होने के कारण फ्लक्स में कोई ह्रास नहीं होता है। अब थोड़ा सा जोड़ लेंगे। यदि स्वप्रेरण के कारण प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E हो तो इसमें डेरिवेशन क्या मिलेगा? आ रहा है मेरी बात समझ में? तो E इक्वल टू आपको फार्मूला बताया गया था, E इक्वल टू, शायद आपको याद होगा, E इक्वल टू फार्मूला बताया गया था -n इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। क्लियर होगा? विद्युत वाहक बल के लिए फार्मूला बताया गया होगा E इक्वल टू -n इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब अगर ये प्राथमिक कुंडली के लिए होगा, प्राइमरी कुंडली के लिए होगा, प्राथमिक कुंडली के लिए होगा तो P से प्राइमरी होता है, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक होता है। तो जब प्राथमिक कुंडली की बात कहेगा तो इनके साथ P ले लेंगे, तो ऐसे होगा EP इक्वल टू हो जाएगा -np इंटू ये डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे? 1। और सेकेंडरी द्वितीय कुंडली के लिए होगा तो यहाँ P के जगह पे S ले लेंगे, तो ये ES बराबर क्या हो जाएगा बोलोगे? -ns इंटू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई क्या होगा? डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? 2। क्लियर हो गया? फार्मूला निकाल रहे हैं हम। फार्मूला जानते हैं E इक्वल टू -n इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है। और जब इस प्राथमिक कुंडली के लिए बात करेगा तो इस प्राथमिक कुंडली के लिए कहेगा तो बस E और N के साथ P ले लेंगे, और जब इस द्वितीय कुंडली के लिए बात करेगा, इस द्वितीय कुंडली सेकेंडरी के लिए बात करेगा तो कुछ नहीं करेंगे हम, बस यहां जहां जहां P था वहां पे क्या ले लेंगे? S ले लेंगे। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2। समीकरण 1 क्या है? तो आप देखोगे EP है, और समीकरण 2 क्या है? तो ES है।
तो 1 में 2 से भाग देने का मतलब क्या हुआ, 1 में 2 से भाग देने का मतलब कि ईपी में हम किससे भाग देने जा रहे हैं, ईएस से। तो ईपी बराबर फार्मूला निकाले हैं माइनस एनपी इंटू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और ईएस इक्वल टू फार्मूला निकाले हैं माइनस एनएस इंटू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी से डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी खत्म, माइनस से ये माइनस खत्म, तो बोलो क्या मिल गया, ईपी अपान ये ईएस इक्वल टू एनपी अपान क्या निकल गया, एनएस। क्लियर हो गया, ये डेरिवेशन आया हमारा। ईपी अपान ईएस इक्वल टू क्या निकल गया भाई, ईपी अपान ईएस इक्वल टू एनपी अपान क्या निकल गया, एनएस। क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं यदि यही विद्युत वाहक बल अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता के जैसे बिहेव करे तब क्या फार्मूला होगा, तो कहोगे कुछ नहीं करेंगे इसमें, हम बस थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे, देख लो। हम क्या करेंगे, ईपी के जगह पे लिख लेंगे वीपी और ईएस के जगह पे लिख लेंगे वीएस। क्लियर। तो एक और फार्मूला क्या बनेगा, ये ईपी अपान आपका ईएस है, तो ईपी के जगह पे क्या मिल गया, वीपी, और डिवाइडेड बाई ईएस के जगह पे क्या मिल गया, वीएस। और ये ईपी अपान ईएस किसके बराबर है, एनपी अपान एनएस के, तो ये एनपी अपान क्या मिल गया, एनएस। ये भी फार्मूला मिल जाएगा। बोलो क्लियर है। जितना आप यहाँ फार्मूला बनाओ बनता जाएगा। बोलो क्लियर है। तो आपको कार्यविधि में यहाँ तक आपको कन्फर्म लिखना है। बोलो क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको 100% आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। बोलो क्लियर। हमने आपको क्या किया, ट्रांसफार्मर बताया, इंट्रोडक्शन दिया, ट्रांसफार्मर की रचना बताया, कार्यविधि बताया, और उससे निकलने वाला ये आपको फार्मूला भी बताया। इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों में ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर की दक्षता भी पूछता है। आ रहा है मेरी बात समझ में, कहता है ट्रांसफार्मर की दक्षता भी बताइए। यहां से कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है ट्रांसफार्मर की दक्षता बताइए, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए आपको क्या फार्मूला निकालना पड़ेगा। अब यहां से मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं फार्मूले को आगे करूंगा और ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालूंगा। ओके, देखेंगे जरा। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता का, कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, उसकी कैपेसिटी, शक्ति क्या होती है, इसकी बात करेंगे। यह देखो, ये वाला जो सिरा है, यहां पे जो भी प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं, उस प्रत्यावर्ती वोल्टता में कुछ न कुछ शक्ति इंटर करती होगी, तो उस शक्ति को हम कहते हैं निवेशी शक्ति। और ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, कुछ शक्ति को आउटपुट करेगा, बाहर निकालेगा, तो उसको बोलेंगे निर्गत शक्ति। तो इसी निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति की बात कर रहे हैं हम। निवेशी का मतलब जो शक्ति अंदर जाए, अब निर्गत का मतलब जो शक्ति बाहर निकले। अब प्रश्न कभी कभी ये बन जाता है कि निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति कितना कितना बाहर निकलती है। आ रहा है मेरी बात समझ में, तो ये सुन लो। यहां देखो, हम शक्ति के लिए फार्मूला पढ़े हैं, P बराबर होता है V इंटू आई। इसका मतलब V इंटू आई, निवेशी शक्ति निकालना होगा तो निवेशी शक्ति के लिए V इंटू आई क्या क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, ये है प्राथमिक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली पर जो वोल्टेज आरोपित होता है उसे प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं, और प्राथमिक कुंडली के लिए इस V को हम VP से लिखते हैं। और इसमें जो करंट फ्लो होता है उस करंट को I से नहीं, किससे लिखते हैं, IP से। क्लियर हो गया। इसका मतलब कि निवेशी शक्ति क्या होगा, VP इंटू IP, क्योंकि शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर V इंटू I, ये शक्ति का फार्मूला है। क्लियर है। तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति निकालना होगा तो यहां दोनों के साथ आपको P लगा देना है, प्राथमिक का निकल जाएगा। इस द्वितीय कुंडली का शक्ति अगर आपको फाइंड करना है तो इसमें जहां जहां P है वहां वहां S लगा देंगे, तो द्वितीय कुंडली का निकल गया। इसका मतलब इस कुंडली की शक्ति निकालना होगा तो VS इंटू क्या होगा, IS। बोलो क्लियर है। तो अगर मैं पूछूं ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होता है, ये इसका परिभाषा क्या होगा,
ट्रांसफार्मर की दक्षता का परिभाषा और फार्मूला क्या होगा। दक्षता को लिखते हैं ईटा से, क्या फार्मूला होगा। तो हम देखेंगे ये वाली कौन सी शक्ति है, निर्गत शक्ति, तो लिख देंगे ये निर्गत शक्ति, परिभाषा जोड़ लो। यहां से ये वाली कौन सी शक्ति है, निवेशी शक्ति, तो लिख देंगे यहां निवेशी शक्ति। तो देख लो, निर्गत शक्ति तथा, ऐसे बोलेंगे, ट्रांसफार्मर की निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति के अनुपात को, गौर करना जरा, क्या बोलेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता का परिभाषा, बोलेंगे ट्रांसफार्मर में निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं और इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। अब ईटा इक्वल टू क्या फार्मूला निकल जाएगा, तो देख लो, निर्गत शक्ति का क्या फार्मूला होता है, Vs इंटू आई एस, और निवेशी शक्ति का क्या फार्मूला होता है, Vp इंटू IP। क्लियर हो गया, यही हमारे पास ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए फार्मूला है। बोलो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे ट्रांसफार्मर की दक्षता किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर में निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं और इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, और ईटा इक्वल टू फार्मूला हो गया Vs इंटू आई एस अपान Vp इंटू IP। बोलो क्लियर है। अब कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियां क्या क्या होती हैं, ये भी लिखना है। आ रहा है मेरी बात समझ में। कभी कभी कह देता है ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा हानियां होती हैं उसको भी लिखना है। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियां निम्नवत होती हैं। पहले होता है तांबे की हानियां, यानी जो इसमें तांबे की तार प्रयोग किए जाते हैं, इनसे क्या क्या हानियां हैं। तो जब तांबे की हानियां, हेडिंग बना लेंगे ऐसे, ट्रांसफार्मर की हानियां, या मैं लिख ही देता हूं, क्लियर है, मैं लिख दे रहा हूं ट्रांसफार्मर की हानियां, ताकि पूरा का पूरा क्वेश्चन एक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं ट्रांसफार्मर की हानियां, चले देखेंगे आप। अब देख लो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियां कैसे कैसे होती है। तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियां निम्न प्रकार से होती हैं। पहला किससे हानि होती है, तो हम बोलेंगे तांबे की तार से, यानी उसमें जो तांबे के तार प्रयोग किए जाते हैं उनसे भी हानि होती है। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर में तांबे के तार प्रयोग करने से उसमें जो उष्मा होती है उनका जो ह्रास, देख लो लिखा है, ट्रांसफार्मर में तांबे के तार प्रयोग करने से उष्मा के रूप में उनके ऊर्जा का ह्रास होता है। यानी जो उनके ऊर्जा का ह्रास होता है ना, वह उष्मा के रूप में होता है। यानी उस तार में जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो वह तार गर्म हो जाएगा। इसका मतलब उसके ऊर्जा का जो ह्रास होगा वह गर्म होगा, तो उष्मा के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो वही इसमें लिखा है कि ट्रांसफार्मर में तांबे के तार प्रयोग करने से उष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। दूसरा, भंवर धाराओं से हानि होती है। भाई इन्हीं भंवर धाराओं को कम करने के लिए ई आकार की बहुत सारी पट्टियां एक साथ समायोजित करके बनाई जाती हैं। समझ में आ रहा है, उनके क्रोड ई आकार के पट्टियों से बनाया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न न हो। ठीक है, तो इसमें दूसरा, भाई मैं सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड ये बातें कर रहा हूं, पूरी डीप में नहीं जा रहा हूं। तो भंवर धाराओं से हानि की बात करेगा तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर के क्रोड में भंवर धाराओं के उत्पन्न होने के कारण ऊर्जा का क्षय उष्मा में ही होता है। ठीक है, तीसरा होता है शैथिल्य हानि। अब लोहे की क्रोड के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण भी ऊर्जा का क्षय किसके रूप में होता है, ऊर्जा के रूप में होता है। बोलो क्लियर हो गया। तो ये ऊर्जा का क्षय उष्मा के रूप में होता है। तो अगर ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियां पूछेगा तो ये तीन हेडिंग बना के इन तीनों को लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की जो भी रचना था, कार्यविधि था, उसके जो फार्मूले थे, उसके ऊर्जा की हानियां थी, ये सारी इस वीडियो में कंप्लीट किए। इसके बाद न्यू टॉपिक्स नेक्स्ट टाइम हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।